नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 26 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो आर्टिकल रहेगा न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट कॉलेजियम सिस्टम कि गवर्नमेंट ने 9 नामों को क्लियरेंस दे दी है। अभी तक ओपन बात नहीं है, बस ये केवल इस तरीके से बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होनी थी जजेस की, क्योंकि टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 35 और उनमें अभी करंट स्ट्रेंथ चल रही है 24, तो 11 वैकेंसीज चल रही है। 35 में से एक तो देखो सीजीआई होते हैं और 34 जो हैं जजेज होते हैं रिमेनिंग सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ऐसे में जो वैकेंसीज है ना अभी उनको फुलफिल करने के लिए 9 नाम अगर अप्रूव किए जाते हैं तो इनका फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड आपको बहुत बार मैं पहले बता चुका हूँ। आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, नहीं पढ़ा है तो एक बार कॉलेजियम सिस्टम फॉर यूपीएससी ऐसे करके सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी कैसे अपॉइंटमेंट होती है। इसके अलावा अफगान नेशनल्स के लिए अभी ई वीज़ा का प्रोविज़न मैंडेटरी कर दिया है। पहले जो वीज़ाज अलोकेट किए गए थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा यूएस की जो इंडो पैसिफिक कमांड है वहाँ के हेड ने ये बात कही है कि चाइना लगातार अपनी मिलिट्री बिल्टअप को इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। बोले ये कंसर्निंग है। ठीक है, एक तो ये। दूसरी न्यूज़ है इब्सा की, जो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये ट्राइलेटरल ग्रुप है। इसके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उनकी बातचीत हुई है और उनमें मेन मुद्दा था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी। जानेंगे इसमें क्या बातचीत हुई थी। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे हम जानेंगे कि चाइना का जो नए मिसाइल सीलोज हैं ये क्या है, और दूसरा हरियाणा में अभी एक लैंड लॉ को चेंज किया गया है, उसमें चेंजेस क्या है, क्यों क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस पूरे इन कदमों को। तो फिर हम इकोनॉमी पेज पे देखेंगे ई श्रम पोर्टल को, कल ही हमने बात की थी, उसी का एक रिवीजन मात्र रहेगा। बाकी एक बार नज़र डालेंगे पूरे इस पेपर पे। और साथ में टोकनाइजेशन को आरबीआई ने और एक्सटेंड कर दिया है, इसके स्कोप को। क्या क्या है टोकनाइजेशन का मतलब और कौन कौन से एरियाज़ में आरबीआई का टोकनाइजेशन सेगमेंट है वो काम कर रहा है। ठीक है, इन पर आप नज़र डालते हैं डिटेल में। एक वर्ल्ड पेज पे भी एक बार नज़र डाल लेंगे लास्ट में। फर्स्ट है दैट इज़ अबाउट इंडिया मेक्स ई वीज़ा मस्ट फॉर अफगान्स। ठीक है, पहले जो वीज़ाज मिले, तालिबान ने टेक ओवर किया ना, तो वीज़ा इशू जो किए गए थे इंडिया के द्वारा उनको पहले वाले वीज़ाज को तो कैंसिल कर दिया। अब ई वीज़ा लेना पड़ेगा और ई वीज़ा का जो नाम है उसको बोला जा रहा है एमरजेंसी एक्स मिस्क वीज़ा। ठीक है, इस वीज़ा के लिए क्या प्रोविज़न है, उसमें कुछ चीज़ें आप देख सकते हो कि इसमें मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कुछ अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती है। और ये नई कैटेगरी, क्योंकि एक तो क्या है मुद्दा कि अभी अपने आप में अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन बन के आ रही है उसका इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा रेपरकशन है। अगर अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहती है, तालिबान का रूल है ना, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए तालिबान कोई भी तरीके से कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और उस चीज़ में पाकिस्तान भी कुछ अपने मौके मिस नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया को थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो उसी लाइन में जो वीज़ाज़ पहले अलोकेट किए गए थे उनको कैंसिल किया गया है और एमरजेंसी एक्स मिस्क वीज़ा अब लेने पड़ेंगे। साथ में इंडिया ने प्रायर रेफरेंस कैटेगरी वाली लिस्ट के अंदर अब अफगानिस्तान को भी डाल दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि इस लिस्ट में जिन जिन कंट्रीज़ का नाम है, जिनका नाम है कौन कौन से, पाकिस्तान, इराक, सूडान, और पाकिस्तान के जो फॉरेनर्स हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे हैं, या फिर जो स्टेटलेस पर्सन है जिनका कोई कंट्री नहीं है, जो आतंकवादी लोग होते हैं वो। ठीक है, तो इन सभी नेशनल्स को आप किस में डाल के रखते हो, इंडिया में हम प्रायर रेफरेंस कैटेगरी में, और अब इस लिस्ट में अफगानिस्तान और एंटर हो गया है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब कभी भी इन प्रायर रेफरेंस कैटेगरी वाले कंट्रीज़ के लोगों को इंडिया की तरफ से वीज़ा फैसिलिटी इशू की जाएगी ना, तो उससे पहले उनको इंडिया में आने से पहले उन लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है प्रायर रेफरेंस कैटेगरी का सेगमेंट, और ये एमरजेंसी एक्स मिस्क ये वीज़ा है, इसके बारे में भी हमने जाना। ठीक है, इसी पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ हो रहा है जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे डिफेंस जो आप सीडीएस जो हैं हमारे, ठीक है, विपिन रावत जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने ये कहा कि 20 साल पहले जो तालिबान था एग्जैक्टली वही तालिबान आज है, कोई चेंजेस नहीं है, हमें तैयार रहना है। मुद्दा क्या था कि जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड के जो हेड हैं जिनका नाम है एडमिरल जॉन सी एक्विलिनो, वो अभी दिल्ली की विजिट पे आए हैं, तब ये बातचीत इन्होंने कही है। और सेम चीज़ एक्विलिनो ने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट में कही है कि तालिबान वाला मुद्दा तो है ही, बाकी इंडो पैसिफिक रीजन में
अभी लगातार चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाता चला जा रहा है, बोलो वो भी कंसर्निंग है। और वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ है, तालिबान के साथ में चाइना की फर्स्ट मीटिंग हुई है काबुल में। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन आप समझ सकते हो कि क्या चल रही है। ओके, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है वो है इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बात हुई और इनमें मेन मुद्दा था एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और एक था मैरीटाइम सिक्योरिटी। देखो अभी इब्सा एक ग्रुप है, ठीक है, इब्सा में 3 कंट्रीज आ गए, जैसे कि इसके शॉर्ट नेम से ही हमें पता पड़ता है, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। तो इनकी वेंसडे को एक मीटिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, जिसमें मेन फोकस रहता है एक तो टेररिज्म को लेकर के, वो भी कौन सा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसमें कुछ कंट्रीज़, यहाँ पे पाकिस्तान को सीधा तो हाईलाइट नहीं किया पर इनडायरेक्टली कहा कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो टेररिज्म को या टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते हैं, जिसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बोलते हैं, बोलो वो ग्लोबल पीस के लिए थ्रेट है। एक तो ये बात आई है। दूसरा, इब्सा की ये मीटिंग इंडिया होस्ट कर रहा है अभी करंटली, तो इब्सा के बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ है ना, ग्लोबल साउथ, उनमें ये इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का साथ में आना, तो ऐसे में ट्राईपार्टाइट ग्रुप है ये। ओके, और ये फर्स्ट मीटिंग है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिले हैं तीनों कंट्रीज़ के। ओके, नेक्स्ट इब्सा मीटिंग के लिए प्रिपरेशन पहले से तैयार हो चुकी है। पॉइंट अब यह आ जाता है कि टेररिज्म को रोकना है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ग्लोबल पीस, इसको इंश्योर करना है। ठीक है, इब्सा की देखो एक एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है इब्सा मार। ठीक है, IBSAMAR, इब्सा मार, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसके नेक्स्ट राउंड के लिए साथ में काम करेंगे। तो 3 कंट्रीज हैं इसमें, आपको बता दिया है मैंने, वो तीनों कंट्रीज की नेवी पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा इंडिया ने ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को मिलन नेवल एक्सरसाइज 2022 में भी इनवाइट किया है। अब ये मिलन नेवल एक्सरसाइज 2022 है ना, इसके बारे में एक बार आप डिटेल में ज़रूर पढ़ोगे। ये एक्सरसाइजेस कई बार पूछ ली जाती है मैच द फॉलोइंग में, जैसे लिखा हुआ हो कि इब्सा मार करके रिसेंटली इधर न्यूज़ में थी, कौन कौन से ग्रुप से एसोसिएटेड है, तो इब्सा ग्रुप से हो गया ये। कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंडिया के साथ में ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका दोनों करते हैं। ठीक है, साथ में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है S जयशंकर जी, उन्होंने UK और सऊदी अरब के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या फिर जो वहाँ पर इनके काउंटर पार्ट है, उनके साथ में अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर के बातचीत की है। ओके, आगे चलते हैं। फिर आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। यहाँ पर एक न्यूज़ है कि जो ई श्रम पोर्टल है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, इसमें वर्कर्स कैसे अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगे। देखो, गवर्नमेंट ने ई श्रम पोर्टल है वो लॉन्च करना है 26 अगस्त को, मतलब आज कर दिया। इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, इस पोर्टल का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अभी जो माइग्रेंट क्राइसिस देखा गया था उसको नज़र में रखते हुए एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां पर इंडिया में लगभग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनको रजिस्ट्रेशन मिल सके, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हो, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हो। ठीक है, जैसे यूपी बिहार के कोई लोग जाकर के अगर महाराष्ट्र में कहीं पे ठेले थड़ी कुछ लगाते हैं तो वो लोग हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए जो घरों पे जाकर काम करते हैं, या कोई और, तो इनको ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद में एक ई श्रम कार्ड भी दिया जाएगा जिसमें 12 डिजिट्स का एक यूनिक नंबर इशू किया जाएगा। ठीक है, अब उसमें आप देखोगे कि जो यूनिक कार्ड जो दिया जाएगा ना, ई श्रम कार्ड, उसमें आप देख सकते हो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बेनिफिट देने के लिए प्रोविज़न होंगे। ठीक है, ये ऑफिशियल्स के द्वारा बोला गया है। होता क्या है कि मान लो कोई भी सरकार ने वहाँ पर मतलब बिहार के लोग काम करने के लिए महाराष्ट्र तमिलनाडु में चले गए, और महाराष्ट्र की सरकार ने अगर कोई स्कीम चलाई, या मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई, तो वहाँ पर वो है तो नेटिव कहाँ के, बिहार के, पर रह रहे हैं अभी महाराष्ट्र में, तो उनको उन स्कीम्स का फ़ायदा मिल सके, इसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो सोशल सिक्योरिटी से संबंधित, मान लो एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्कीम चला रखी है सरकार ने, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, इनका फ़ायदा मिलेगा उनको। ठीक है, तो ये एक डेटाबेस बन जाएगा। देखो, क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़्यादा हुआ था अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आड़े हाथों लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जी आपने टाइम पे काम क्यों नहीं किया, जबकि माइग्रेंट क्राइसिस आपने खुद ने देखा है कितना ज़्यादा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इस पोर्टल में लेबर मिनिस्ट्री जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स, ट्रेड यूनियंस, कॉमन सर्विस सेंटर्स
और इनके साथ में मिलकर के कोऑर्डिनेशन में काम करेगी। ठीक है, इसके लिए देखो जो लेबर है उनमें देखो अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जाएगा, जिससे कि उनको समझाया जा सके कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन है ना, लॉन्च होते ही पोर्टल का, जैसे कि आज लॉन्च हुआ है तो आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेनली फोकस होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। और एक नेशनल टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया है 14434। इससे क्या है कि किसी भी वर्कर को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन को लेकर के या कोई और मुद्दे पर, तो वहाँ पर उनको हेल्प मिल जाएगी। वर्कर्स का जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको अपना आधार कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल देनी होगी। इसके अलावा उनको डेट ऑफ बर्थ, होम टाउन कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है, सोशल कैटेगरी क्या है, वो सारी डिटेल भी उनकी फुलफिल की जाएगी इस पोर्टल पे। ओके, ये ध्यान रखें आप, बड़ा इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, आरबीआई ने एक्सटेंड किया है टोकनाइजेशन के स्कोप को। तो देखते हैं ये क्या है। देखो, आरबीआई ने टोकन का जो सेगमेंट है ना, वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि जैसे आप कहीं डेबिट कार्ड या कोई क्रेडिट कार्ड कहीं पर यूज़ करते हो कोई शॉपिंग के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन को अगर चोरी चुपके कोई वहाँ पे ले लेता है तो उनसे क्या हो जाएगा कि आपकी जो प्रिवेसी है उसको हार्म पहुँच सकता है, या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपके अकाउंट्स को हैक करके, या फिर आपकी जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो लेकर के आपके क्रेडिट कार्ड से आपसे बिना परमिशन लिए ही कोई ट्रांजैक्शन कर ले। तो ऐसे में एक सिक्योरिटी लेयर तैयार की गई थी आरबीआई के द्वारा। टोकनाइजेशन में सिंपल क्या होता है कि एक एक्चुअल कार्ड की डिटेल्स को आप रिप्लेस कर देते हो कुछ ऑल्टरनेटिव कोड्स के बेसिस पे, जिसको टोकन बोल दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि आप जैसे ही कार्ड का मतलब आप जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, राइट, तो मोबाइल फ़ोन की बेसिस पे आपने कोई रिक्वेस्ट की, तो उस डिवाइस पे आप जैसे ही रिक्वेस्ट करोगे तो उस डिवाइस पे आपके पास में मान लो कि 500 रुपये का कोई ट्रांजैक्शन करना है। अब ट्रांजैक्शन भी किन किन चीज़ों में हो सकता है टोकन पे बेसिस पे, देखो, एक तो लैपटॉप पे अलाउ कर दिया गया है, डेस्कटॉप्स पे और वियरेबल्स जैसे कि रिस्ट वॉच हो गई, बैंड्स हो गए, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनके डिवाइसेस पे आप ये टोकन का यूज़ कर सकते हो। तो मान लो आप कार्ड से परचेज करने गए वहाँ पर कार्ड की डिटेल देने की बजाय आप क्या करोगे कि अपने कार्ड के बेसिस पे, कार्ड के रेफरेंस से एक टोकन जनरेट कर लोगे अपना फ़ोन यूज़ करके, या जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसके बेसिस पे। अब वो टोकन आपको उस पर्टिकुलर कार्ड की कोडिंग के साथ में कितना अमाउंट आपने रिक्वेस्ट किया है वो, और किस डिवाइस से किया है, मतलब किस डिवाइस पे आप पेमेंट करने वाले हो वो, ये तीनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन के बेसिस पे उस कार्ड को रिप्लेस करते हुए आपके पास में आ जाएगा क्या, एक ऑल्टरनेटिव कोड, और जिसको आप टोकन बोलोगे। और उस टोकन को आप सबमिट कर दोगे ना वेंडर को, तो फिर जो भी चीज़ आपको उसके अकाउंट में फिर वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक तरीके से टोकनाइजेशन है ना, ये कार्ड ट्रांजेक्शन्स को हटा करके एक ऑल्टरनेट के तौर पे आ गया। काम तो वो कार्ड के लिए ही करेगा, पर एक सिक्योरिटी लेयर बन गई। इससे क्या होगा कि कार्ड की जो एक्चुअल डिटेल्स हैं वो शेयर नहीं करनी होगी आपको मर्चेंट के साथ में, जब भी कोई ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो। मर्चेंट का मतलब जो सेलर है जिससे आप कुछ खरीद रहे हो। तो टोकनाइजेशन एक लेयर क्रिएट कर देता है, और इस चीज़ को एक्सटेंड कर दिया गया है टोकनाइजेशन को आरबीआई के द्वारा, अब लैपटॉप, डेस्कटॉप और इनके ऊपर भी। ठीक है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको हमने समझा। आगे चलते हैं। अब हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। इसमें देखो फर्स्ट आर्टिकल है, चाइनाज न्यू मिसाइल सीलोज। सीलोज का मतलब आपको पता होगा कि बड़े जो भंडार होते हैं ना, बड़े बड़े भंडार एक जगह इकट्ठा रखने के लिए चीज़ों को, उनको सीलोज बोलते हैं। अब आप देख लो, चाइना मिसाइल्स को एक जगह इकट्ठा रखने के लिए ये तैयार कर रहा है। ठीक है, ये सैटेलाइट की इमेज है, पहले यहाँ से देख लेते हैं, जो कि आप प्राइवेट लैब है एक, है ना, प्लेनेट लैब INC, उनके द्वारा देखा गया है कि ICBM, IC मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाकर के जो मिसाइल्स अटैक कर सकती हैं। और वो मिसाइल भी कैसी, बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं जो आप कहीं से लॉन्च करो, आपका टारगेट यहाँ पर है, तो आप सीधा ना हिट करके क्या करते हो, यूँ प्रोजेक्टाइल बना करके फिर बाद में हिट करते हो। ठीक है, इससे कि लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर किया जा सकता है। तो ICBM है, उसको स्टोर करने के लिए सीलोज अभी ट्रेस किए गए हैं चाइना में। दूसरी तरीके की मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल, जो कि सीधा हिट करती है एक ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, उसमें प्रोजेक्टाइल नहीं होता, सीधा हिट करती है, एकदम लाइन ऑफ साइट के ऊपर ये होता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट का मतलब कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको कहाँ तक, क्योंकि अर्थ आपको पता है कर्वेचर है, ठीक है, कार्व्ड है, तो यहाँ तक जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट हो उसको सीधा हिट कर दे आप। ठीक है, वो क्रूज मिसाइल होती है। देखो, चाइना के मिसाइल आर्सेनल की बात करें ना, कितना चाइना के पास में मिसाइल का
पूरा बेड़ा है। तो आईसी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें ना, जो प्रोजेक्टाइल के तौर पे आप प्रोजेक्ट करके फिर बाद में हिट करते हो टारगेट्स को, तो उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है DF-41, जो कि 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक हिट कर सकती है। और बाकी DF-JL, ये 2 वेरिएंट उनके पास में अवेलेबल है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल की बात करो तो 3,000 किलोमीटर तक एक, मतलब आप देखो यहाँ से सीधा 3,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को हिट करने के लिए भी चाइना के पास में HN-3 करके क्रूज मिसाइल अवेलेबल है। बाकी ये वेरिएंट है HN-1, HN-2, HN-3 और YJ-18। ठीक है, तो ICBM क्या हो गया मैं बता चुका हूँ आपको, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। MRBM का मतलब क्या हो गया, मीडियम रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM। और SLBM का मतलब क्या हो गया, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और HGV का मतलब हो गया हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। तो ये नाम है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर कोडिंग दी हुई है चाइना के पास में। अभी क्या देखने को मिला है वो ये है कि चाइना ने जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स को स्टोर करने के लिए कुछ लोकेशंस फिक्स की कर रखी हैं। उनके बारे में चाइना ने खुद ने तो ओपन नहीं किया है, पर सैटेलाइट से इमेजेस ली गई हैं, जिनमें एक तो है हामी करके लोकेशन है सिंजियांग में, सिंजियांग प्रोविंस आपको पता है उइगुर मुस्लिम वाला वो। एक है यूमेन में जो कि गानशू प्रोविंस में लोकेटेड है। ठीक है, और एक ये है हैंगिंग बनेर ऑर्डो सिटी, ये इनर मंगोलिया में लोकेटेड है। और एक लोकेशन और देखने को मिली है जिलनताई, इनर मंगोलिया में। तो ये 4 ऐसी लोकेशन है जिनमें 2 तो ये पास पास में है और 2 ये थोड़ा थोड़ा और डिस्टेंस पे है। यहां पर चाइना ने अपनी ऐसी अरेंजमेंट कर रखी है कि बोलो वहां पर मिसाइल्स को स्टोर कर रखा है, जिससे कि चाइना को जरूरत पड़े तो अटैक करने में भी आसानी रहे। और अलग अलग लोकेशंस पे ये मिसाइल्स को स्टोर कर रखा है, तो मान लो यूएस और चाइना के बीच में कोई टेंशन एस्केलेट हो जाती है, तो उस केस में अगर चाइना के इन आर्सेनल्स को अगर यूएस से ख़त्म भी करना चाहे ना, तो एक को ख़त्म करे तो दूसरे के मिसाइल निकाल करके और फिर बाद में यूएसए पर अटैक कर सके। और आपको पता ही है कि चाइना के पास में अभी हमने देखा कितनी रेंज की मिसाइल्स अवेलेबल है। 7,000 किलोमीटर वाली जो मिसाइल है वो देखो यूएसए के इस तक हिट कर देगी, इंडिया तो पूरा कवर्ड है। 11,000 किलोमीटर तक की रेंज की जो मिसाइल है उसमें पूरा यूएसए कवर हो जाएगा इजीली। और 15,000 किलोमीटर तक तो चाइना से वो लॉन्च करेंगे तो आराम से ब्राज़ील तक हिट कर सकती है वो मिसाइल्स। इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ की मिसाइल्स अवेलेबल है चाइना के पास में। ठीक है, चाइना की कैपिटल बीजिंग आपको ये पता ही है, यहाँ पर लोकेटेड है। अब देख लेते हैं, थोड़ा मैप को देख लिया, अब थोड़ा समझते हैं मुद्दा क्या है। देखो सैटेलाइट इमेजेस अभी रिवील हुई है कि चाइना है वो लगातार कम से कम 3 मिसाइल सिलोज फील्ड तैयार कर रहा है। सिलो फील्ड का मतलब हो गया स्टोरेज फैसिलिटीज। और वो 3 कहाँ कहाँ पर है, लिख लो। ऐसे कैसे लिख लो भाई, लिख लो ऐसे कैसे, जो हमने यहाँ पे मैप देखा था। एक तो यूमेन गेंसू प्रोविंस में, ऐसे ही नियर हामी ये सिंजियान प्रोविंस में है, इसी तरीके से हांगिन बन्नेर, और दूसरा है ऑर्डो सिटी, ये दोनों कहाँ पर है, इनर मंगोलिया में। तो ये 3 लोकेशंस हैं। इन 3 लोकेशंस के बारे में देखो इंटरव्यू तक भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि रिसेंटली चाइना ने अभी अपनी मिसाइल सीलोज की फैसिलिटी डेवलप की है, वो कहाँ कहाँ पर है। तो आपके पास में नाम होने चाहिए दिमाग के अंदर, ये काम आ सकता है आपके। ठीक है, अब देखो जी इन सीलोज को बनाने की वजह क्या है, कैपेसिटी क्या है। जो यूमेन में है उसमें तो 120 मिसाइल्स तक रखी जा रही हैं। ठीक है, ये आइडिया है। 110 मिसाइल्स 120 मिसाइल का सीलो है, और इसी तरीके से 120 सीलो है हामी में, और 29 है हंगिन में और हंगिन बनेर फील्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हो चाइना की जो फैसिलिटी है ना रॉकेट फोर्स की, उसको बोलते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स, PLARF। वो इसको मेनली देखेगी, और वह कहाँ पर लोकेटेड है, इनर मंगोलिया। इनर मंगोलिया वाला रीजन आपको यहाँ पर हमने देख ही लिया। अब देखो इसके पीछे वजह क्या है, स्टडीज किसने की है वो तो देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि जो प्राइवेट सैटेलाइट्स है ना, उन्होंने इस चीज़ को ट्रेस किया है, ऊपर से इमेज ली है कि ये फैसिलिटीज़ लगातार बन रही हैं। चाइना ऐसी फैसिलिटी क्यों तैयार करेगा, इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि चाइना है वो लॉन्च ऑन वार्निंग कैपेबिलिटीज अचीव करना चाहता है न्यूक्लियर पोस्चर में। कैसे कि मान लो अभी यूएस और चाइना के बीच में कोई टेंशन हो जाए, तो यूएसए की तरफ से अगर कोई भी अटैक कर दिया जाए ना, तो यूएसए की मिसाइल को जल्दी से एक तरीके से ट्रेस कर लिया जाए कि यूएसए दुश्मन की मिसाइल अटैक कर रही है, और उसको ट्रेस किया आपने, दैट मीन्स वार्निंग मिल गई, और उसी टाइम पे आप लॉन्च कर दो अपनी मिसाइल को। मतलब दुश्मन की मिसाइल आपको हिट करे उसके पहले आप अपनी मिसाइल को लॉन्च कर दो, और खुद मतलब अगले को पहले ही डेंट कर दो, पहले ही डैमेज कर दो। तो एक तो क्या हो जाती है
कि चाइना अपनी तरफ से लॉन्च ऑन वार्निंग सिस्टम को एक तरीके से क्रिएट करना चाह रहा है। देखो 1964 से लेकर 1964 में पहली बार चाइना ने न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट किया था, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया था। उसके बाद में चाइना ने अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल को कमी नहीं छोड़ी है, लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। चाहे कन्वेंशनल हो, चाहे न्यूक्लियर वॉर के लिए न्यूक्लियर वेपन हो, हर एक चीज़ में चाइना अपनी रिक्वायरमेंट्स है या अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। दूसरा जो कंडीशन है वो ये कि चाइना है ना, वो अचीव करना चाहता है न्यूक्लियर वॉर हेड स्टॉक पाइल को, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन को इकट्ठा कर ले। तो उससे क्या हो जाएगा कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाए तो फाइट कर सके। एक डेटरेंस का जो माहौल है ना, वो क्रिएट करना चाहता है। तो एक हो गई अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करना चाइना के लिए। देखो जी, सुपर पावर बनना है तो आपको स्ट्रॉन्ग पावर तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बताई जा रही है, वो फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देखो चाइना की जो DF-41 है ना, ये सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल ICBM है। दैट मीन आप देखो कि रोड पर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, इस मिसाइल को, और ये मिसाइल चलती किस पे, सॉलिड फ्यूल के ऊपर, ठीक है। अब DF-41 का अभी आपने देखा था ना, क्या रेंज जा रही है DF-41 की, 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक। तो मतलब है कि सीलोद से मिसाइल निकालो, ट्रंक्स पे लॉन्च करो, रोड पर डिप्लॉय करो, और वहां से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है USA के ऊपर अटैक करने के लिए। सोचो आप कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। थर्ड जो है वो है कि चाइना है ना, इसको एक फंदे की तरह यूज़ करना चाहता है, एक डेकॉय की तरह। मतलब कि देखो जी, चाइना साफ साफ कहता है, चाइना की न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चाइना जो है वो अपनी एक डेटरेंस का माहौल बनाना चाहता है। डेटरेंस का मतलब क्या हो जाता है कि आप अपने आप को इतना कैपेबल बना दो कि आपका दुश्मन आपकी तरफ नज़र उठा के भी ना देखे, या फिर नज़र उठा के देखे भी तो अगर बातचीत मतलब ये हो कि आप उनको रोकने में भी कैपेबल हो। डेटरेंस बोलते हैं इसको, कि आप बिना हथियार उठाएं अपने दुश्मन को एक बार रोक दो कि भाई तू अटैक करेगा तो मैं भी तेरे अंदर कुछ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो ये माहौल भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से चाइना अपनी कैपेबिलिटीज़ को, वेपनरी को राइज करता चला जा रहा है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो एक तरफ तो USA है, USA भी क्या है, अपनी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में अपने वेपन को डेवलप कर पा रहा है, जिसको प्रेसिजन गाइडेड वेपन, प्रेसिजन का मतलब एकदम एक्यूरेट हिट करना हो कहीं पर भी, ठीक है। ऐसे वेपन USA के पास में है, तो USA को काउंटर करना, तो उस केस में तो फिर देखो कैपेबिलिटी चाइना को इंक्रीज करनी हो ही जाती है। USA की क्या डिस्कवरी है, देखो जी, एक ही चीज़ कहनी है इस डिस्कवरी को लेकर। USA ने तो एक ही चीज़ रिएक्ट की है कि हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि चाइना लगातार अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाया जा रहा है, बस बता नहीं रहा है, ट्रांसपेरेंट मैनर में बता नहीं रहा है। बस यही चीज़ इसमें बताई जा रही है USA की तरफ से जो रिएक्शन आया है। फिर बात आ जाती है जी कि इंडिया की तरफ से क्या हो। ये देखो इंडिया है ना, कंसर्न तो है, हमें कंसर्न तो है, क्योंकि वो बात तो ठीक है कि हमारी डायरेक्ट लड़ाई हो उसके चांसेस कम है। पर अभी जैसे ही हमने अभी देखा ना, जो लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ था, तो चाइना ने अपनी जो मिसाइल्स है 16 लॉन्चर्स को कोरला और सिंजियान वाले रीजन में डिप्लॉय भी कर दिया था कि इंडिया से लड़ाई होगी तो हम मिसाइल स्ट्राइक कर देंगे। तो हमारे लिए चिंता की बात क्या है, एक तो चाइना है ना कि अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया है वो अभी भी मॉडेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में चल रहा है। दैट मीन्स हमारी इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है नहीं। तो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और चाइना के बीच में गैप, वो बात ठीक है कि चाइना और इंडिया दोनों एक ही डॉक्ट्रिन पे काम करते हैं, वो है नो फर्स्ट यूज़, कि जब तक हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेगा तब तक हम उस दुश्मन देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे। पर वही चीज़ है, एक बार अगर थोड़ा सा भी एस्केलेट हो गया सिचुएशन, तो फिर उसके बाद में चाइना पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, और उस चीज़ में इंडिया कहीं ना कहीं वीकर है। देखो इन्हीं चीज़ों की वजह से USA के साथ में हमारे रिलेशन इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। देखो होता क्या है, जैसे सुबह हमने आर्टिकल देखा था, जैसे नैम की बात आई थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो रेलेवेंट हो जाता है। पर अभी सिचुएशन दूसरी है। कोल्ड वॉर के टाइम पे हम डायरेक्ट बॉर्डर ना तो देखो USSR के साथ शेयर करते थे, और ना हमारा डायरेक्ट USA से कोई लेन देन हुआ करता था। तो दोनों कंट्रीज जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे ना, उन देशों से हमारा दूर दूर तक कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। तो ऐसे में हमारे लिए कोई चिंता की चीज़ नहीं थी। पर अब जो सिचुएशन आ रही है, इसमें चाइना और USA है, पर यहाँ पर चाइना के साथ में हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी है और टेंशन भी चलती रहती है।
तो इस केस में चाइना अगर एग्रेशन दिखा दे तो हम कैसे बचें? तो उसके लिए हमें हमारे साथ में यूएसए जैसे कंट्रीज के साथ में अलायंस क्रिएट करना जरूरी है। इसी के चलते फिर बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर पाएंगे। नहीं तो फिर चाइना कभी भी, अभी जैसे लद्दाख वाला ही मुद्दा है जो पिछले साल एग्रेशन चाइना ने दिखाया, अगर वो चीज़ वहां पर यूएसए के साथ में हमारे एग्रीमेंट्स नहीं होते तो क्या चाइना इतना टाइम लगा था? अटैक कर सकता था अच्छे से। ठीक है, वो वाली बात आ गई। फिर बात आ जाती है चाइना और यूएस के बीच में अभी क्या डिप्लोमेटिक क्या डेवलपमेंट्स हैं। तो देखो, न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ना, जिसमें स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जिसको बोला जा रहा है, जो कि यूएस और रशिया के बीच में 20 साल से कंटिन्यू चल रही है, पर चाइना है वो इस ट्रीटी को बिल्कुल साइन नहीं करने वाला है। वजह क्या बताई जा रही है कि यूएसए के पास में चाइना के कंपैरिजन में लगभग 20 गुना ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ठीक है। दूसरा, चाइना और यूएसए के बीच में ट्रैक 1.5 न्यूक्लियर डायलॉग जो होना था। देखो, ये ट्रैक जो लेवल है वो कैसे डिसाइडेड होते हैं? ट्रैक 1 के ऊपर जो सरकारें एंगेज करती हैं, ट्रैक 1.5 का मतलब हो गया सरकार भी एंगेज करेगी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी एंगेज करेंगे। तो पिछले 15 सालों से दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। ट्रैक 1 डायलॉग है वो भी आपको पता है लगातार डिक्लाइन होता चला जा रहा है, कभी ट्रेड वॉर को लेकर के, और अब तो नाम ही दे दिया है कि न्यू कोल्ड वॉर एरा, जिसमें चाइना और यूएस आमने सामने हैं। पहले यूएसए और यूएसएसआर हुआ करते थे। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आता है कि यूएसए को काउंटर करने के लिए चाइना अपनी कैपेबिलिटीज इंक्रीज करता चला जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो हरियाणा में जो लैंड लॉ चेंज हुआ है तो इसके पीछे क्या क्रिटिसिज्म है वो देख लेते हैं। देखो, अभी हरियाणा असेंबली ने द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2021 इसको पारित किया है। इसमें मेन मुद्दा क्या है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे कोई भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उनको अब छूट मिल जाएगी। किससे? जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है उससे। इसमें क्या होता है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का, कि जिनकी भी ज़मीन कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ली जा रही है सरकार के द्वारा, उन ऑनर्स के द्वारा आपको परमिशन लेने की अब नौबत नहीं आएगी क्योंकि आपने छूट दे दी है। तो ये जो है इसको एक ड्रैकोनियन लॉ बताया गया है ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2013 में मनमोहन सिंह जी की जो यूपीए सेकंड गवर्नमेंट थी उस टाइम पे कानून आया था, सेंट्रल लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013। पर उस एक्ट में अमेंडमेंट लाने की कोशिशें तो करंट रिजीम ने बहुत की, एनडीए सरकार है ना मोदी जी की, तो उन्होंने चेंज तो बहुत लाने की कोशिश की, पर उस टाइम पर राज्यसभा में बीजेपी के पास में या बीजेपी के अलाइज के पास में मेजोरिटी ना होने की वजह से ये अमेंडमेंट नहीं लाया जा सका। अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि स्टेट्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस कानून को चेंज कर सकती हैं। ठीक है। तो अब बात ही आ जाती है कि जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट है उससे जो छूट मिलेगी इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे ही अमेंडमेंट पास हो गया ना तो गवर्नमेंट जो है, अब गवर्नमेंट को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लैंड ओनर से पहले उसकी परमिशन ली जाए कि आपकी ज़मीन हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के काम में लेंगे। ठीक है, जिसको हम सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे। अब वो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं उनकी कैटेगरीज में देखो। एक तो कि कोई नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए अगर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर ऑनर्स की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं होगी। सेम चीज़ अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए काम करना हो तो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई प्रोजेक्ट हो, या फिर गरीबों के लिए मकान बनाना हो, या फिर कोई और नेचुरल कैलेमिटी के चलते लोगों को रिहैबिलिटेट करना हो, रीसेटल करना हो, उसके लिए लैंड एक्वायर की जा रही हो, या फिर कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है तो उस केस में भी वहाँ पर जैसे कोई रोड है या फिर कोई रेलवे ट्रैक है तो उसके दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस होगी ना, वहाँ तक की ज़मीनें गवर्नमेंट ले सकती है विदाउट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि पीपीपी प्रोजेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, वहाँ पर भी लैंड एक्वायर अगर स्टेट गवर्नमेंट करती है तो भी वहाँ पर कोई नॉर्मल ये अप्रूवल लेने की या सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा जैसे मान लो कोई लीनियर प्रोजेक्ट है, लीनियर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई हाईवे आपको बनानी है, अब यहाँ पर बहुत सारे खेत हुआ करते हैं, अब वो खेत वाले क्या कहते हैं कि भाई हम तो ज़मीन बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब ये अगर खेत वालों की बात मानी जाए तो आपको रोड इधर से यूँ घुमा फिरा करके फिर ले जानी पड़े तो कितनी ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाएगी। तो इन खेत वालों से ये बोल दे कि भाई लीनियर प्रोजेक्ट है, तो लीनियर प्रोजेक्ट वाले केस के अंदर चाहे वो रेलवे ट्रैक हो या फिर रोड हो, दोनों केसेस के अंदर वहाँ पर ऑनर से बिना अप्रूवल लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराया जाएगा, चाहे वो मेट्रो वाला काम ही क्यों ना हो। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 2013 का एक्ट बनाया था उसमें तो ये था कि पीपीपी प्रोजेक्ट जो होगा
वो जितने भी फैमिलीज अफेक्ट हो रही हैं उस लैंड एक्विजिशन को लेकर के, उनमें से कम 70% फैमिलीज की कंसेंट ली जाएगी। ठीक है, अब इसी चीज को आपने चेंज कर दिया कि 70% की बजाय आप लैंड ओनर से ही कोई अप्रूवल लेने की बात नहीं कर रहे हो इन अबाउ साइड कैटेगरी वाले प्रोजेक्ट्स में। तो इस चीज को लेकर के फिर क्या कहा जा रहा है कि जो फैमिलीज हैं, फार्मर्स हैं, बोले उनके पास में कोई चॉइस ही नहीं है, उनको कॉम्पनसेशन लेना ही पड़ेगा। और वो कॉम्पनसेशन भी डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर डिसाइड करेगा। अब वो कॉम्पनसेशन क्या है क्या नहीं है, अब उनको लेनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक चीज ठीक है कि जो इरिगेटेड या फिर कल्टिवेबल लैंड है ना, वो भी अब क्या की जा रही है, सही नहीं है। मतलब आप देखो, इरिगेटेड या कल्टिवेबल लैंड है ना, उसको भी अब बिना कोई अप्रूवल के एक्वायर कर लिया जाएगा, बिना कोई कंसेंट लिए ऑनर की। तो बोले इस तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज इस चीज का ऑब्जेक्शन कर रही हैं। कलेक्टर के हाथ में पावर दे दिया है। यहां पर सेक्शन 31A ऐड किया है, जिसमें ये कहा है कि 50% तक कॉम्पनसेशन दिया जाएगा अगर कोई भी जमीन ली जाती है तो। ठीक है, और उसमें बहुत सोच समझ करके वो कॉम्पनसेशन की जो रेट है वो डिसाइड की जाएगी। पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये कि आप एक चीज बताओ कि जिन लोगों के खुद के खेत हैं, उनके खेतों में से अगर जमीन कोई ले लेते हो तो उनको तो आप कंपनसेट कर दोगे, पर उन खेतों में जो लेबर काम करने आती है, पीजेंट है, पुअर पर्सन है, वो काम करने आते हैं, उनके रोजगार का क्या? उनकी प्रोटेक्शन को भी देखना जरूरी था। इसके अलावा जो इंडिविजुअल या फिर फीमेल आयर्स हैं, जो सक्सेसर्स हैं, औरतें, उनके अधिकारों का क्या? या फिर जो को शेयरर्स हैं, जो आप कह सकते हो कि शेयर क्रॉपर्स होते हैं, जिनको खेवत भी बोला जाता है वहां पर हरियाणा में, तो बोला उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? इसी तरीके से यूज ऑफ फैक्ट्री, दैट मीन्स यूसु और फैक्ट्री दो वर्ड से मिलकर के ये बना है। यूसु का मतलब हो गया कि आप किसी को लैंड ऑनरशिप दे दो, और फैक्ट्री का मतलब हो गया कि ऑनरशिप आ गई आपके पास में तो उस जमीन पर आप खेती या कुछ भी करके बेनिफिट अर्न कर सको। तो जिन लोगों के पास में ऑनरशिप के मतलब आप देखो पोजीशन के साथ साथ में वो लोग अपने जो रेवेन्यू राइट्स हैं उनको यूज करते हैं, उन लोगों को क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि उनकी ऑनरशिप के लिए तो आपने क्या कह दिया, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और फिर उनको जो इकोनॉमिकल बेनिफिट हो रहे हैं उनको कैसे कॉम्पनसेट करोगे? है कि नहीं? क्योंकि एक जमीन है, उसके ऊपर तो खेती बैक टू बैक करके एक किसान पैसा कमा सकता है, पर आप एक बार उस जमीन को एक्वायर कर लोगे तो फिर उस किसान को एक बार ही तो पैसा दोगे, फिर आगे की बात कहाँ? साथ में ये भी कह दिया है कि यहां पर पहले तो क्या था, ये बिल में नए प्रोविजन क्या, पहले तो बिल में प्रोविजन क्या था जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि आप जो भी ऑनर है या ऑक्यूपेंट है जमीन का, जिसने जमीन पर कोई मकान बना रखे हैं, जिस जमीन को भी गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर करना चाहती है प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोला 48 घंटे पहले उनको नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, पर अब क्या है, ऑक्यूपेंट को कोई वहां पर जरूरत नहीं है अब कि उनको नोटिस दिया जाए, इमीडिएटली खाली करनी पड़ेगी जगह। तो ये तो बिल्कुल ड्रैकोनियन और आर्बिट्रेरी लॉ हुआ कि नहीं? और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इसी चीज को कह दिया, बोले ये तो स्टेट मशीनरी को अनलिमिटेड पावर दे देगा, यही चीज बोली जा रही है। गवर्नमेंट की पोजीशन देखो जी, हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अमेंडमेंट जो है वो लैंड एक्वायर करने के हिसाब से कर रहे हैं, और इस पर जो लैंड पे जो काम होगा वो बोला मेनली पब्लिक प्रोजेक्ट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लैंड एक्वायर अगर कर ली जाएगी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी, वो प्राइवेट या कॉरपोरेट्स के हाथ में वो ज़मीन पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल नहीं, ज़मीन पे हम सरकारी अधिकारी रखेंगे। दूसरा ये कि कंसल्टेशन की बात की जाए, कॉम्पनसेशन की बात की जाए, तो कॉम्पनसेशन देने की बात भी तो की जा रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजन किए थे। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि हरियाणा बोला केवल पहला स्टेट नहीं है, 16 स्टेट्स ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, जिनमें तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे डेवलप्ड स्टेट्स भी हैं जो कि सेंट्रल लॉ में अमेंडमेंट कर चुके हैं लैंड एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिनको हमने डिटेल में समझा। कुछ बच गया हो तो आप खुद से देख लेना, न्यूज़पेपर में शेयर कर ही दूंगा सुबह। ठीक है, थैंक यू।